कर सकते हैं। हाँ, लाइन ब्रीडिंग इज़ ए गुड सेफ थिंग। जी लाइन ब्रीडिंग में भी मानो आप सफल हैं तो थोड़ा बहुत इनब्रीडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, ओके क्योंकि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जी जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ उसमें भी 63% तो ऑफिशियल है, ओके तो फिर उसमें कोई मापदंड तो है नहीं, उसका कोई कंट्रोल है नहीं। तो इनब्रीडिंग तो क्रॉस ब्रीडिंग में हुआ है जी और फिर भी उसमें कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट आया नहीं है आज तक। और हॉलस्टाइन जर्सी में भी वही इनब्रीडिंग हुआ है, ओके उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जी सभी गवर्नमेंट सब क्लेम करती है कि हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसा करते हैं, मगर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिस्टम वहाँ है। जी तो थोड़ा बहुत भी अगर इनब्रीडिंग हुआ तो भी अगर अच्छे कैरेक्टर फिक्स होते हैं तो थोड़ा बहुत इनब्रीडिंग में कोई हर्ज मुझे नहीं लगता। जी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जी आचार्य श्री A1 A2 जो जीनोटाइप होता है इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, और A1 A2 जीनोटाइप जो ब्रीड की प्योरिटी को डिफाइन कर सकता है या नहीं कर सकता? ये अभी रिसर्च गांधीनगर में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। ओके तो अभी 6 महीने पहले ये सब शुरू हुआ है। जी उसका परिणाम क्या हुआ मुझे पता नहीं है, जी मगर A2 A1 की अगर बात हम सोचें तो रिसेंटली रिसर्च हुआ कि जो हम मोहनजोदड़ो के टाइम का 4000 वर्ष पुराना समय सोचते थे कि था, तो अभी साइंटिस्टों ने ये शोध निकाला है जी कि मोहनजोदड़ो टाइम इज़ मोर देन 7000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। जी अगर उस सिविलाइजेशन की बात हम सोचें तो उसमें A1 टाइप के बहुत टॉरस कैटल भी थे उस समय, और A2 टाइप के विद हम कैटल भी थे। अगर ये आर्यन थियरी है जी तो आर्यन माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आर्यंस भारत की तरफ आए तो उसके साथ ये दोनों कैटल थे। ग्रेजुअली जैसे ही गर्मी बढ़ती गई, उसका रीज़न भी है कि हर एवरी 10,000 12,000 15,000 ईयर्स जो नॉर्थ पोल का जो धरी है वो हर वक्त बदलता जाता है। जी जी तो इस तरह से जब उस समय कुछ बदलाव आया तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। तो जो बॉस टॉरस कैटल थे मोहनजोदड़ो के टाइम पर इधर एबॉलिश हो गए या वो A2 में मिक्स हो गए। तो आजकल जो हमारे पास जो A2 कैटल है जी उसमें A1 भी है A2 भी है। ओके तो A2 के बच्चे A1 भी आते हैं ओके और A2 A1 के बच्चे A2 भी आते हैं A1 भी आते हैं। कहीं ना कहीं से जीन ट्रिगर कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसकी एंसेस्टर इज वेरी 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 लॉन्ग, मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड। जी तो दूध में कोई फर्क नहीं है। ओके अगर आप दूध देखेंगे जी तो मिल्क में कोई स्वाद में फर्क नहीं है, उनकी घनता में कोई फर्क नहीं है। Okay. हाँ, समटाइम्स कितना खुराक के ऊपर आधारित है, नहीं है ऐसा नहीं है, फिर भी स्वाद में और A2 A1 के एनिमल में दूध में कोई ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है, जी ऐसा मुझे लग रहा है। जी मेरे यहाँ कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी तो इस तरह से A2 A1 के फोटोग्राफ मैंने दिए थे। हाँ जी जी। तो मतलब जो एक धारणा बनी हुई है कि अगर A1 मिल्क है तो वो गिर नहीं है, तो ये गलत है, हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चौक्कस गलत बात है, जी चौक्कस गलत बात है। ठीक है A1 A2 मिल्क में अगर फर्क नहीं है, ब्रीड जेनेटिकल ब्रीड में फर्क है। तो एक आदमी मैंने देखे थे कहाँ
यस, वियना में मैंने स्कल का एक एग्जीबिशन देखा था जी। ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ओके। तो उसमें लिखा था द ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग की स्कल दैट वाज फाउंडेड दैट वाज इन मंगोलिया। तो मंगोलिया से एक यूरोप, इंडिया या कई जगह शायद माइग्रेशन हुआ, ओके। पर देर आर अदर्स, अफ्रीका से भी माइग्रेशन हुआ ओके। ह्यूमन बीइंग का। तो वह कहाँ गया कैसे गए कहाँ गए, ये इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स। जी। मगर वो ये प्रश्न है साइंटिस्टों का। जी। मगर सो फार काउज आर कंसर्न, सो फार गिर इज कंसर्न, सो फार इंडियन केटल्स इज कंसर्न। जी। तो मेरा ये अनुभव है कि चाहे A1 हो या A2 हो, उसके दूध में खुराक के हिसाब से कोई फर्क हो सकता है, हाँ जी। मगर स्वाद वगैरह में कोई फर्क नहीं नहीं है, उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही बेनिफिट देने वाला। यस यस, हाँ फर्क है। हॉलस्टाइन जर्सी वर्सेस इंडियन केटल्स में फर्क है। फर्क है, बिल्कुल है। हाँ, ये फर्क हो सकता है। जी। मगर इंडियन केटल में A2 A1 में फर्क मुझे कोई लगता नहीं है। फिर भी अगर कोई साइंटिफिकली कोई फर्क है जी। तो ये अगर यहाँ जो रिसर्च हो रहा है फॉरेंसिक लेबोरेटरी में गांधीनगर में, वह ढूंढ निकालेंगे भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउज मिल्क, जर्सी काउज, हॉलस्टाइन काउज, गिर काउज, कांकरेज काउज, थरपारकर काउज, उसमें सब में क्या फ़र्क है। वो हाँ, तो वह तो माइन्यूट फर्क हो सकता है मुझे लगता है। जी। फिर भी इट्स अ मैटर ऑफ साइंस। जी। तो साइंस क्या रिजल्ट लेके आएगा, वी हैव टू वेट फॉर दैट रिजल्ट। आचार्य श्री, अक्सर ना मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखता हूँ, मैंने हमेशा आपको ब्राज़ीलियन बुल्स को अपोज करते देखा, आपने गवर्नमेंट में भी रिक्वेस्ट डाली, आपके मैंने लेटर्स भी पढ़े, पर जो लोग इस चीज़ के हक में हैं और आज यूज़ कर रहे हैं या करते भी हैं, वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि बीपी में भी कहीं ना कहीं बहुत समय पहले, आज से 10 या 20 साल पहले कुछ ब्राज़ीलियन बुल का यूज़ हुआ था। तो मैं लेके जब गया, जी। मैं लेके आया था, जी। उसमें एक रडार करके मैंने एक बुल था, उसका मैंने एक दफ़े उसका उपयोग किया। ओके। तो यही बात जो मैं बता रहा हूँ, वेट ऑफ द एनिमल। जी। मैंने यहाँ आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। जी। कई 450 किलो की गवें हैं, जी। कोई 400 किलो की गवें हैं, कोई गवें 10th लैक्टेशन में है, जी। कई गवें फर्स्ट लैक्टेशन में है, कई गवें सेकंड लैक्टेशन में है। जी। मगर कन्वर्जन फ्रॉम फूड टू मिल्क, कन्वर्जन ऑफ ए फैट और डिजीज रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, तो ये जो सब सद्गुण हमारी गौएं में हैं, ये सद्गुण हम ब्राज़ीलियन सीमेंट का उपयोग करके कितना इसका बेनिफिट ले पाएंगे, ऐसा बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। पर मैंने तो फिर नहीं उपयोग किया। पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे कोई उसका अनुभव नहीं है। मैंने फिर सेकंड टाइम कोई गुल का मैंने उपयोग नहीं किया। जी। और आचार्य श्री, अब जैसे आज महंगाई का समय है, एक आम जो गौपालक होता है वो बहुत मेहनत करके, या मोस्टली लोग शायद कहीं ना कहीं जेब में से भी पैसे डाल के अपनी गायों को संभालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम ब्रीडिंग लाइन भी चूज़ करते हैं, हम संवर्धन की भी कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें गलत सीमन, फेक सीमन मिल जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए या हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, हमारा क्या व्यू होना चाहिए इस चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि ये गौ हत्या से कम नहीं माना जाना चाहिए इस चीज़ को। देखिए, मेरे यहाँ भी ये हुआ जी। मैंने भी मेरे व्हाट्सएप में ये सब इन्फॉर्मेशन डाली जी। परसों तो मैं रूपाला जी को भी मैंने लिख के भिजवाया, जी। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को भी लिखा। जी। मेरे व्हाट्सएप में मैंने ये भी लिखा, भाई जिनको ये अनुभव हो आप मुझे फोटोग्राफ के साथ लिख के भेजो। जी। किसी का जवाब मेरे पर आया नहीं है। ओके। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को मैंने लिखा, उन्होंने कोई एक्शन
जो राजकोट वाले हैं जी। उनके ऊपर कोई एक्शन लिए नहीं है। ओके। राजस्थान गवर्नमेंट को भी मैंने लिखा, जी। मिनिस्टर को भी लिखा, जी। उन्होंने भी वहाँ के कोई ये सप्लाई करने वाले के ऊपर कोई एक्शन लिए नहीं है। ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन लिए ही या नहीं लिए तो मुझे पता नहीं। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऐसा सोचें कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हम खुद क्या कर पाएंगे, अगर किसी को भी अनुभव हो जी। तो व्हाट्सएप पे डालो ना सबके लिए, ठीक है। जी। मुझे लिख के भिजवाओ। ठीक है। मैं भी मेरे व्हाट्सएप पे डालूंगा भाई ये ऐसा हुआ इस जगह। जी। मैंने भी मुझे जो अनुभव जो हुआ उसका फोटोग्राफ मैंने भी डाला है। क्या अर्ज है उसमें, शर्म की बात क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। हमने कोई ऐसा कार्य अनजाने में किया है तो उसे कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो जब होती है जब हम ये छुपाते हैं तब। जी। जी। बिल्कुल। तो मैंने सबको लिख के भिजवा दिया। सबको भाई ये भी लिखा भाई किसी को अनुभव हो मुझे लिख के भिजवाओ। नोबडी इन्फॉर्म मी। हमें गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, हाँ, उसको छुपाना नहीं चाहिए। सबको साथ में लेके भैया मैं जो काम करना चाहता हूँ तो ये बात सबको समझना चाहिए। जी। और मेरा जो भैया मेरे साथ मैंने जो सुझाव भेजा है उसके मुताबिक आप मुझे लिख के भिजवाओ, जी। फोटोग्राफ भिजवाओ। जी। अगर उसका किसके द्वारा कौन सी कंपनी का ये सब मुझे लिख के भिजवाओ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। नोबडी डज इट। नहीं किया कोई किसी ने। जी। तो हम सबको एक साथ होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है और गलत के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, तभी इस चीज़ से बचा जा सकता है। हाँ सही बात है, आपकी सही बात है। और हमारा एसोसिएशन है जी। तो हम एसोसिएशन में गुजरात बाहर के लोगों को भी मेंबर बना देंगे। जी। ठीक है। ओके। और आचार्य श्री एक अब वही महंगाई से रिलेटेड ही बात है कि अभी महंगाई बहुत है, आने वाले समय में बढ़ने वाली है, ये कभी घटने वाली नहीं है। तो एक पशुपालक को किस तरीके का गाय को तैयार करना चाहिए, किस तरीके के एनवायरनमेंट में उसे रखना चाहिए ताकि हम अपनी सिरदर्दी से थोड़ा और उसके खान पीन के खर्चे को थोड़ा कम कर सकें? वेल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जी। और आपके जो इजीली अवेलेबल सस्ते रिसोर्सेज हैं जी। उससे आपको ये पशुपालन में आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं जी। ये पहले सोचना चाहिए। फिर सिलेक्ट अ बुल जिनके प्रोजनी में ज़्यादा दूध हो ऐसा बुल तो आप सिलेक्ट करो। इस एक नंबर का प्रेफरेंस है। ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो आपको ये होना चाहिए कि कम वजन वाले बुल, ज़्यादा दूध देने वाले बुल आप सिलेक्ट करो। जी। देन आपका पशुपालन सफल होगा और इकोनॉमिक होगा। जी। बिल्कुल सही बात है। और बहुत बड़े बड़े 800 किलो 600 किलो 800 किलो 900 किलो के बड़े बड़े बुल लेके आएंगे तो उनका कन्वर्जन फ्रॉम फूड टू मिल्क जी। कितना है वो पता नहीं है। मगर आपके पास ग्रीन फॉडर काफ़ी मात्रा में इज़ ओके। ओके। हाँ, मगर जब जैसे आपने बोला कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दैन तो आपको ये तो पहले सोचना पड़ेगा भाई वजन कितना है और दूध का उनके बच्चों में दूध की कितना आता है जी। और क्या खा के दूध देते हैं गोवे ये सब सोच के ब्रीडिंग बुल की पसंद नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री इनको आप कितने मिल्क वाली गाय को एक बेस्ट गाय मानते हैं कि जो लंबे समय तक सरवाइव करेगी, बीमारियों से बची रहेगी और नेगेटिव भी नहीं आने देगी फार्म को? गौओं जो मेरा अनुभव गिर गौ में है जी। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द काउ। ओके। अगर मानो एक गाय 10 लीटर दूध देती है जी। और मानो 3-4 हज़ार लीटर दूध दे भी दिया तो 3-4 हज़ार लीटर तो अगर दूध देगी तो 50-60 रुपया उसका भाव आ गया तो 1.5-2 लाख में उसका दूध का इनकम होगा। अगर वही एनिमल इज पेडिग्रेड तो उसके बच्चे का भी कीमत होगा। तो मानो बेल का फाया सस्ते में निकाल दो, अगर फीमेल आई अगर आपको ज़्यादा नहीं रखना तो उस फीमेल को भी पैसा ले लो। ठीक है। सेकंड जनरेशन में फिर
थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में अगर वह सही ढंग से चलता है आपका व्यवहार वहीवट गौों के साथ, तो फिर एक आध बछड़ी भी रख ली। जी जी तो ऐसे धीरे धीरे आप अच्छी गौवें रखें और ज़्यादा जो गौवें हैं एक्सेस स्टॉक है वो उसको निकालते जाइए, जी। तो और गौमूत्र का पैसा मिलेगा जी और ये गाँव डंग का पैसा मिलता है। जी लोग दवाइयाँ बनाते हैं जी तो लोग उसमें भी लोगों को पैसा मिलता है। जी मगर आपको आपकी गौशाला का ब्रांड बना के यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके जिसमें से भी पैसा मिलता है, जिसमें से इकोनॉमी कल आपका हर्ड प्रॉफिटेबल बनता है, तो ये सब करना चाहिए। जी। आचार्य श्री, इंटरव्यू के लास्ट में सिर्फ पशुपालक जो छोटे पशुपालक हैं या 10-12 गायों के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? कीप द गुड कैटल्स, ओके लिव विद द कैटल, ओके अच्छे गौवे रखें जी। और गौओं के साथ रहें जी और गौओं को पहचानें, जी उसका स्वभाव, खासियत, दूध देने की वजह स्टाइल, वजह दूध फॉलो होने की स्टाइल, जी ये सब जितने आप एकदम आत्मीयता के साथ उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे उसके मुताबिक और आपको उनको जानने का अवसर ज़्यादा मिलेगा जी और आप आपकी गौओं को जानेंगे पहचानेंगे, देन इससे वजह आपको काफ़ी अलग अलग तरह से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आचार्य श्री, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। भगवती का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से आप भी शुभ कार्य करो, ऐसी भगवती से प्रार्थना, आपको भगवती हर प्रकार से शक्ति दे, भगवती से प्रार्थना।